हेलो नमस्कार दोस्तों। श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप अपन बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि नॉरसेट 10 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आरआरबी एग्जाम के लिए एचजीपीजीआई केजीयूएमयू सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को पूरा जरूर देखें और जो यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको मिल सके। तो चलिए अपन बात करते हैं श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करते हैं पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। आप लोग जवाब देना कमेंट बॉक्स में। आप हर एमसीक्यू का रिप्लाई जरूर देना, चाहे वो आपका गलत हो या नहीं हो। हमारे बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो अपन बात करते हैं पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। द परसेंटेज ऑफ वाटर, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट, मतलब कितना परसेंटेज वाटर होता है एवरेज एडल्ट ह्यूमन में। कितना होता है? 80% होता है क्या, 60 होता है या 40 होता है या 55% होता है? बताइए, आप लोग बताइए कि कितना परसेंटेज एवरेज एडल्ट में वाटर होता है। 80 होता है? नहीं, 80 तो नहीं होता है, क्योंकि 80 होता है न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न या इन्फेंट, इन्फेंट न्यूबॉर्न इन्फेंट में 80% होता है। 60% होता है क्या ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 60% होता है? 40%? 40 तो नहीं होगा। 55%? 55% नहीं ना, 55% होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों 55 क्यों नहीं हुआ? 55 होता है ओल्डर एडल्ट में। ओल्डर एडल्ट में जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें रहता है 55%। ठीक है, 40% नहीं होता है। राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। और 80% इन्फेंट और न्यूबॉर्न में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, मतलब कौन सा ऐसा मरीज है इन ऑप्शन में से जिसको रिस्क रहेगी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। सबसे ज्यादा रिस्क रहेगी कि इसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, मतलब डेफिशिएंसी होती है मान के चलो। तो सबसे ज्यादा फीमेल में रहेगी क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी यंग एडल्ट में रहेगा। ऑप्शन सी चाइल्ड में, या ऑप्शन डी इन्फेंट में। तो राइट आंसर बताइए कौन सा है जो मोस्ट रिस्क पे है फ्लूइड वॉल्यूम। तो फीमेल में होता है क्या? नहीं, फीमेल तो नहीं रहेगी। यंग एडल्ट भी नहीं रहेगा फ्लूइड वॉल्यूम रिस्क डेफिसिट। चाइल्ड भी नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा रहता है इन्फेंट। इन्फेंट रहता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पे सबसे ज्यादा। क्यों रहता है? क्यों रहता है इन्फेंट? इन्फेंट और एक ओल्डर एडल्ट, ये दोनों रहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पर रिस्क सबसे ज्यादा। इन्फेंट क्यों रहता है? क्योंकि इमेच्योर किडनी, किडनी क्या रहती है? इमेच्योर, इसलिए इन्फेंट सबसे ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में रहता है। और ओल्डर एडल्ट क्यों रहता है? तो ओल्डर एडल्ट इसलिए रहता है क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं।
एडल्ट में। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब कैसे होते हैं कि जैसे स्किन पतली हो गई, बूढ़े में स्किन कैसी रह जाती, पतली हो जाती है, ठीक है। और रीनल फंक्शन मतलब जो किडनी के फंक्शन है ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और लॉस सबकुटेनियस है ना, सबकुटेनियस जो सबकुटेनियस फैट है ना वो भी कम हो जाता है। खाल लटकने नहीं लगती है। बुढ़ापे में देखा होगा आपने बूढ़े लोगों की खाल लटकने लगती है, तो वो उनमें क्या होता है, सबकुटेनियस फैट कम हो जाता है, ठीक है। और उनका जो इम्पेयरमेंट हो जाता है किसमें, जो थ्रस्ट मतलब प्यास कम लगती है, ठीक है। रीनल के फंक्शन कम हो जाते हैं और लॉस सबकुटेनियस टिश्यू। इसलिए ओल्डर एडल्ट जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें फ्लूइड की सबसे ज्यादा कमी होने को दिखती है और इन्फेंट में, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इन हेल्थी मेन, इन हेल्थी men who went 70 kg the total body water is approximately। एक हेल्थी मेन है, एक आदमी है हेल्थी, अच्छा उसका वजन कितना है, 70 किलो उसका वजन है। तो टोटल वाटर, टोटल बॉडी वाटर मतलब उसमें बॉडी में कितना वाटर होगा। एक 70 किलो को एक मरीज है, कोई पेशेंट है, तो उसमें पानी कितना होगा, क्या 42 लीटर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा 14 लीटर होगा। ऑप्शन सी 32 लीटर होगा क्या। ऑप्शन डी कह रहा है 28 लीटर होगा क्या। 70 किलो वाले परसेंट में टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 42 लीटर। अब जो 42 लीटर है उसमें से भी, उसमें से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कितना होता है, 28 लीटर, ठीक है। 42 में से है, 42 लीटर में से, 42 लीटर में से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड 28 लीटर होता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर 14 लीटर होता है। जैसे मान के चलिए एक सेल है, तो ये सेल के अंदर रहेगा ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर रहेगा वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 14 लीटर होता है और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 28 लीटर होता है। 70 किलो, इसलिए 70 किलो वाले पर्सन में बॉडी वाटर कितना रहेगा, 42 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्सेसिव वॉमिटिंग मतलब एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, वॉमिटिंग मतलब उल्टियां हो गई, एंड हेमरेज लीड्स टू, एक मरीज को एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा उल्टियां हुई हैं, एंड हेमरेज उसको ब्लीडिंग भी हुई है, तो ये क्या कॉज करेगा। ऑप्शन ए क्या रहा, ऑप्शन ए कह रहा है हाइपोवोलेमिया करेगा। ऑप्शन बी कह रहा हाइपरवोलेमिया करेगा। ऑप्शन सी कह रहा ये फ्लूइड ओवरलोड था, ब्लू नहीं था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है ओडीमा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, एक्सेसिव वोमिटिंग मतलब फ्लूइड बॉडी से क्या हो गया, बॉडी से क्या हुआ, फ्लूइड बाहर निकल गया, ठीक है। जब फ्लूइड बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, फ्लूइड कम बचेगा। जब फ्लूइड कम बचेगा तो मरीज को हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा। जब हाइपोटेंशन होगा तो हाइपोटेंशन क्यों हुआ, क्योंकि फ्लूइड कम है, और फ्लूइड कम होने को क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइपर वोलेमिया नहीं होगा। हाइपर वोलेमिया जब होता है जब बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होता है। फ्लूइड कैसा होता है, इंक्रीज, जब होता है हाइपर वोलेमिया, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड इस मरीज में नहीं होगा, फ्लूइड कम हो रहा है, और एडिमा तो होगा नहीं
जब फ्लूइड ओवरलोड होता है तब एडिमा होता है। तो राइट आंसर है ए, हाइपोवोलेमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, कैसा डिहाइड्रेशन है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, फ्लूइड मूव्स फ्रॉम, एक हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन वाला मरीज है, उसमें फ्लूइड मूव करेगा, कहाँ की ओर करेगा, सेल से प्लाज्मा में करेगा या प्लाज्मा से सेल में करेगा, तो बताइए फ्लूइड मूव कहाँ करेगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है, बताइए आप लोग, आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए। ठीक है, तो समझाते हैं हम, फिर मिल जाएगा आंसर इसका क्या होगा। तो अपन बात करते हैं, तीन होते हैं, एक तो होता है आइसोटोनिक, ठीक है, एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, एक होता है हाइपरटोनिक, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तीनों की बात करते हैं। तो आइसोटोनिक क्या होगा, आइसोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर सेम मात्रा में होंगे, सेम मात्रा में क्या होगा, लॉस होगा, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। अब हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट तो ज्यादा लॉस हो रहा, इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो रहा, लॉस ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा, और वाटर थोड़ा कम हो रहा, लॉस तो हो रहा पर कम हो रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक्स, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा, ज्यादा लॉस हो रहा, जब इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस होगा तो अंदर वाटर भी लॉस होगा, पर वाटर इतना ज्यादा नहीं होता। जब वाटर, जब सेल के अंदर है, ये जैसे सेल है, अब सेल के अंदर जैसे इलेक्ट्रोलाइट भी है, ठीक है, और इसमें वाटर भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी है वाटर भी है, पर इसमें से अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा निकल गया, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा निकल गया तो अंदर क्या बचा, वाटर, और जब वाटर बचेगा तो सेल कैसी दिखेगी, मोटी मोटी सी दिखेगी, मोटी मोटी सी दिखेगी, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या हुआ, हाइपरटोनिक में वाटर ज्यादा निकल गया, वाटर वाटर क्या होगा, ज्यादा निकल गया, पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम निकल रहा है, निकल तो रहे हैं पर कम निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब सेल है, ये सेल है मान के चलो, तो इसमें से ये वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो इसमें क्या होगा, वाटर सबसे ज्यादा निकल गया जैसे बाहर, जब वाटर निकल गया तो इसमें क्या बचा, इलेक्ट्रोलाइट बचा, तो इलेक्ट्रोलाइट बचा तो उसके बाद सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी, चिपक सी जाएगी, और हाइपोटोनिक में कैसी हो जाती है सेल, सेल बहुत मोटी हो जाती है हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाती है, और आइसोटोनिक में तो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उतनी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है और उतनी ही मात्रा में वाटर निकल रहा है। हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा निकलते हैं, वाटर कम निकलता, हाइपरटोनिक में वाटर ज्यादा निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट कम निकलते हैं, ये हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होता है। तो चलिए आंसर दीजिए इसका, अब तो आंसर दे दोगे ना, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन बोला है तो मतलब क्या हो रहा होगा, फ्लूइड फ्लूइड ज्यादा निकल रहा होगा। अब जो सेल के बाहर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, ये जो सेल के बाहर निकल रहा है, जैसे ये सेल है मान के चलो, जब ये फ्लूइड निकलेगा तो बाहर जाएगा, बाहर कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा कि नहीं, हाँ जाएगा। तो ऑप्शन ये क्या रहा है, इंटीसी इंटरस्टिशियल स्पेस टू सेल, मतलब जो इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल में जा रहा है क्या, नहीं, ऑप्शन ये तो है नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता।
ऑप्शन बी कह रहा है सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस, सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो आपको आंसर यही मिल गया बी। अब और देख लेते हैं अपन, ऑप्शन सी क्या आ रहा है, सेल टू बॉडी, सेल से बॉडी में जाएगा, बॉडी कैविटी नहीं, बॉडी कैविटी नहीं, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है। इंट्रावास्कुलर टू बॉडी कैविटी नहीं, ऑप्शन सी और डी नहीं, ऑप्शन राइट आंसर है बी। चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कौन से टाइप को सॉल्यूशन है कॉज करेगा वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल था जी, सेल टू प्लाज्मा। मुझे कह रहा कौन सा सॉल्यूशन है जो कॉज करेगा वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। मतलब जो सेल है, सेल से शिफ्ट हो रहा, कहां पे फ्लूइड हो रहा, कहां पे हो रहा फ्लूइड, सेल से प्लाज्मा में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए, आंसर दीजिए। दो आंसर अभी बताया था, सेल से फ्लूइड का बाहर निकलना क्या कह रहा था, हाइपरटोनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपरटोनिक। ऑप्शन ए अल्कलाइन होगा नहीं, आइसो में कुछ होता नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं है, तो राइट आंसर है हाइपरटोनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन लेंथ है। फिजिशियन ऑर्डर, एक मतलब डॉक्टर है, फिजिशियन ऑर्डर एक डॉक्टर है, उसने आईवी पोटेशियम फॉर ए चाइल्ड, आईवी पोटेशियम ऑर्डर किया है, ठीक है, किसके लिए, चाइल्ड के लिए, विद हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, उसको क्या हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है, ठीक है साहब। ये मिस्टेक हो गई, प्रिंट मिसप्रिंट हुआ है, इधर होगा परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इधर होगा ए नर्स परफॉर्म, फिजिशियन ऑर्डर किया आईवी पोटेशियम फॉर ए चाइल्ड विद हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, ए नर्स परफॉर्म, एक नर्स है परफॉर्म कर रही है विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब नर्स है तो क्या परफॉर्म करेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देगी, असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग पोटेशियम, पोटेशियम को देने से पहले नर्स क्या देखेगी, उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, क्या देखेगी नर्स, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि नर्स टेम्परेचर देखेगी साहब, नहीं टेम्परेचर तो नहीं देखेगी, आप बताइए आंसर जल्दी से। ऑप्शन बी कह रहा है टेकिंग ब्लड प्रेशर देखेगी, ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑब्टेनिंग बीपी, सॉरी ये ऑब्टेनिंग वेट था, बताओ ऑब्टेनिंग वेट मतलब वेट देखेगी, ऑप्शन डी कह रहा है कि चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट। बताइए एक फिजिशियन है, ऑर्डर किया है पोटेशियम बच्चे को, तो एक नर्स है वो क्या प्रायोरिटी पे रखेगी पोटेशियम देने से पहले, तो मान के चलिए कि आपने दिया है पोटेशियम, ठीक है पोटेशियम दिया है, अब उस मरीज को दिक्कत थी कि यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, जब यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, यूरिन आउटपुट उसको डिक्रीज था, तो दिक्कत कहाँ थी, किडनी में। अब जब अपन ने पोटेशियम दिया और यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, तो दिक्कत थी किसको, किडनी को, जब किडनी किडनी जब फ्लूइड को बाहर ही नहीं निकाल रही है, तो फिर दिक्कत तो होगी ना मरीज को। हाँ तो ऑप्शन ए कह रहा टेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर लेने का कोई फायदा नहीं है, टेकिंग ब्लड प्रेशर लेने का भी कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा ऑब्टेनिंग वेट, ना वेट नहीं लेंगे, प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे पोटेशियम देने से पहले,
क्योंकि पोटेशियम बहुत घातक इंजेक्शन है। पोटेशियम पोटेशियम को केयरफुली दिया जाता है, हार्ट रेट को मॉनिटर भी किया जाता है और किडनी को फंक्शन भी देखा जाता है। केएफटी करते हैं पोटेशियम देने से पहले। तो ऑप्शन डी कह रहा चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन पर, यस आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, क्योंकि मरीज का अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है तभी अपन पोटेशियम देंगे, नहीं तो अपन डॉक्टर से कह देंगे कि सर इसका यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, किडनी काम नहीं कर रही है, तो फिर डॉक्टर आपको दूसरी कोई मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करेंगे फिर। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। जो स्किन टर्गर रहता है वो टेस्ट वो किसके लिए यूज करते हैं, स्किन टर्गर क्यों यूज करते हैं? तो स्किन टर्गर क्या देखते हैं, स्किन को जब स्किन है तो स्किन को पकड़ के जब अपन खींचेंगे और उसका वापस ही आना बहुत जल्दी, मतलब लेस देन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में स्किन तुरंत वापस आना चाहिए, वो नॉर्मली होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्किन टर्गर। तो ये क्या करता है, हाइड्रेशन स्टेटस को देखते हैं इससे, लेवल ऑफ पेन, या फिर ऑप्शन सी कह रहा कॉन्शियसनेस देखते हैं, या फिर ऑप्शन डी इन्फेक्शन। तो स्किन टर्गर टेस्ट यूज इस इन्फेक्शन के लिए तो नहीं करते हैं, ना कॉन्शियसनेस के लिए करते हैं। ऑप्शन बी लेवल ऑफ पेन, ना पेन के लिए करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रेशन स्टेटस के लिए करते हैं। तो आप लोग जब एग्जाम में जाओ और आपको ऑप्शन दिख जाए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को, और आपने ऑप्शन देख लिए, तो ऑप्शन अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, पहले आंसर नहीं देना है, पहले आंसर नहीं देना है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ये तो हो नहीं सकता साहब, अब बी भी नहीं हो सकता, अब कहीं ए और सी, तो सी भी नहीं हो सकता, तो अपना आंसर वैसे ही निकल के आ जाएगा। इसलिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर दें तो सही रहेगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज, डिहाइड्रेशन का सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि भैया स्टार्ट कर दो कॉलोइड इमीडिएटली, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्टार्ट कर दो रिंगल लैक्टेट, ऑप्शन सी कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विद आरएल, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्टार्ट डीएनएस इमीडिएटली। अब उसको क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में आप लोगों को भी पता है क्या देते हैं, या तो आरएल देते हैं या फिर एनएस देते हैं। तो ऑप्शन में है कहीं आरएलएनएस, स्टार डीएनएस इमीडिएट डीएट, नहीं डीएनएस तो नहीं देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज देंगे क्या, नहीं ना डेक्सट्रोज देंगे। स्टार्ट कॉलोइड इमीडिएट, ना कॉलोइड स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएट स्टार्ट कर देंगे उसको। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द क्लाइंट हैज बीन वॉमिटिंग, मतलब एक मरीज है उसको क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है साहब, चलिए एंड हैज हैड नंबरस एपिसोड ऑफ डायरिया, उसको क्या है डायरिया भी, मतलब उल्टी और दस्त दोनों हो रहे हैं, वॉमिटिंग भी है और डायरिया भी है। तो विच लेबोरेटरी टेस्ट शुड द नर्स मॉनिटर, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट नर्स मॉनिटर करेगी? उसको क्या हो रहा है, उल्टी हो रही भैया, क्या हो रहा है उल्टी, और दस्त भी हो रहा है। जब उल्टी होगी मुंह से और दस्त, दस्त भी हो रहा है उसको, जब उल्टी 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 उल्टी,
दस्त दस्त दस्त, जब उल्टी दस्त होगा तो उसको क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जब डिहाइड्रेशन हुआ तो क्या निकला, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा लॉस होता है। वोमिटिंग में भी पोटेशियम लॉस होता है सबसे ज्यादा। किसी मरीज को अगर वोमिटिंग हो रही है, पोटेशियम लॉस होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा सीरम कैल्शियम होगा क्या आंसर, नहीं सीरम कैल्शियम तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा सीरम पोटेशियम होगा, हाँ। और देखो और ऑप्शन कह रहा सी सीरम फास्फोरस, नहीं फास्फोरस तो नहीं, सीरम सोडियम भी नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अपना आंसर कौन सा सही है, सीरम पोटेशियम, क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया में सबसे ज्यादा पोटेशियम लॉस होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीज बीपी, मतलब बीपी कैसा है, इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है। चलिए, बाउंडिंग पल्स, पल्स कैसी है, बाउंडिंग है, ठीक है। ये जुगल नहीं है, ये थी जुगलार, जुगलार वेन, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। इंक्रीज बीपी है, बाउंडिंग पल्स है, जुगलार वेन डिस्टेंशन है, एक्सटेंशन नहीं है, डिस्टेंशन, जुगलार वेन डिस्टेंशन एंड क्रैकल बाइलेटरली इंडिकेट, क्रैकल साउंड सुनाई दे रहा है लंग्स में। तो विच कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, वो मरीज क्या ले रहा था, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा था। जब उसने टोटल पेरेंटल टीपीएन लिया, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन लिया, तो उसका बीपी बढ़ गया, बाउंडिंग पल्स हो गई है, जुगलार वेन डिस्टेंशन हो गया, और क्रैकलारा बाइलेटरी। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, टीपीएन दिया, और ये क्वेश्चन के जो साइन है वो देख के लग रहा है कि फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ क्या, ऑप्शन बी कह रहा है कि एयर एम्बुलेंस एम्बुलिज्म है, वो एम्बुलिज्म, ठीक है, एयर एम्बुलिज्म, एयर एम्बुलिज्म। ऑप्शन सी कह रहा सेप्सिस हुआ, ऑप्शन डी कह रहा फ्लूइड ओवरलोड। तो हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हुआ, एयर एम्बोलिज्म भी नहीं हुआ, सेप्सिस भी नहीं हुआ, राइट आंसर है फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि ये इंक्रीज बीपी, बाउंडिंग पल्स और जुगुलर वेन डिस्टेंशन और क्रैकल साउंड, ये सारे के सारे साइन अपन को दिखते हैं किसमें, फ्लूइड ओवरलोड में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक चाइल्ड इज ऑन आईवी फ्लूइड थेरापी, एक चाइल्ड है, बच्चा है, आईवी फ्लूइड थेरापी दे रहे हैं अपन, विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड। एक चाइल्ड है, आईवी फ्लूइड थेरापी दे रहे हैं अपन, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग, मतलब अपन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो देखेंगे कि फ्लूइड ओवरलोड हो गया उसको, कौन सा ऑप्शन दिखेगा अपन को कि फ्लूइड ओवरलोड होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बॉर्सनिंग डिस्निया होगा, डिस्निया हो जाएगा मरीज को, रुको। ऑप्शन बी कह रहा है कि फीवर होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि नोजिया वोमिटिंग होगा, ऑप्शन डी कह रहा है संकन आई होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाइल्ड को आईवी थेरापी दे, ठीक है, सजे फ्लूइड ओवरलोड को देखना है अपन को, क्या मान के जरा, फ्लूइड ओवरलोड। तो संकन आई तो फ्लूइड डेफिसिट में होता है, फ्लूइड डिक्रीज में होता है संकन आई, तो ऑप्शन डी तो आंसर कट गया। अब नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग तो ये भी फ्लूइड को क्या कर रहा है, कमी होगा, ठीक है। फीवर इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन में ये आता है फीवर। तो इसका राइट आंसर अपन ने निकाल के आ गया बॉर्सनिंग डिस्निया, फ्लूइड ओवरलोड वाले मरीज को डिस्निया होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आई होप
कि आपको एक क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि नॉरसेट 10, ईएसआईसी, आरआरबी, एसजीपीजीआई, केजीयूएमयू, सीएचओ सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए एमसीक्यू के साथ, वो भी रीजनली। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग एक काम जरूर करें, कमेंट जरूर करें। हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट करना ना भूलें। सभी लोग जितने भी यूट्यूब से जुड़े हैं सभी लोग कमेंट जरूर करें। क्लास को देखने के बाद आप कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसका भी रिप्लाई करें। क्या इसमें मतलब चेंजेस करना है क्लास में, वो भी आप सजेशन दे सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।